के उत्सर्जन तंत्र पर डिस्कस करेंगे। मनुष्य में विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक हानिकारक और उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है, जिनका शरीर से समय समय पर निकलना आवश्यक होता है। इन्हीं हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन इज एक्सक्रीशन। हानिकारक वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो वृक्क या गुर्दा माना जाता है। यानी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन हो जाता है? गुर्दा। यानी गुर्दे को हम लोग क्या कह सकते हैं? किडनी है, वृक्क है या गुर्दा है। यद्यपि मनुष्य में मुख्यतः 5 उत्सर्जी अंग हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है, इसके पश्चात यकृत है, फेफड़ा है और त्वचा और बड़ी आंत। यानी मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग हम लोग देखते हैं तो सर्वप्रथम वृक्क है और वृक्क के पश्चात यकृत है। दूसरा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग यकृत को माना जाता है, जहाँ पर अमोनिया का निस्तारण होता है, साथ ही अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित भी किया जाता है। और इसके पश्चात महत्वपूर्ण अंग हमारा फेफड़ा है, फुफ्फुस, जहाँ पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है श्वसन स्थान पर। और साथ ही त्वचा पसीने के माध्यम से शरीर से हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर करने का कार्य करती है। और अंत में जो 5वां उत्सर्जी अंग उसका माना जाता है वो बड़ी आंत को माना जाता है। यानी हमारे जो 5 मुख्य उत्सर्जी अंग हैं, ये वृक्क है, यकृत है, फेफड़ा, त्वचा और बड़ी आंत। इनमें से मनुष्य का जो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है उसे वृक्क को माना जाता है। और वृक्क को शरीर की छलनी या फिल्टर कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है। और इस अंदर मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ, यानी मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ किसे? मूत्र को माना जाता है। मूत्र यानी यूरिन। यानी शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? मूत्र या यूरिन है। और यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है। यही कारण है कि वृक्क को शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। तो आज हम लोग मनुष्य के शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग जो वृक्क है उसके संदर्भ में उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य का जो वृक्क संबंधी जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें कुल अपने कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। यानी मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र में कुल कितने भाग हैं? 5। इन्हें क्रमशः हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो एक जोड़ी किडनी, यानी मनुष्य के कशेरुकदंड के दोनों ओर उदर गुहा में नीचे की ओर, यानी पेट में नीचे की ओर, और कशेरुकदंड के दोनों में एक राइट और एक लेफ्ट, एक एक क्या किडनी या गुर्दा स्थित होते हैं। यानी मनुष्य में कितनी किडनी पाई जाती है? एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, जिनमें से दाई किडनी, ये कौन सी किडनी? दाई किडनी। दाई किडनी बाई किडनी की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होती है। यानी कौन सी किडनी मनुष्य की नीचे स्थित होती है? तो दाई। इसका कारण क्या है कि मनुष्य के यकृत का जो दायां भाग है वो कुछ बड़ा होता है और जो दाई किडनी के ऊपर की ओर स्थित होता है। तो मनुष्य की दाई किडनी मनुष्य की बाई किडनी से कुछ नीचे की ओर स्थित होती है। प्रत्येक किडनी की लंबाई, यानी प्रत्येक किडनी या वृक्क की लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और जबकि चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। तो किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। और प्रत्येक किडनी का भार लगभग 160 ग्राम होता है। यानी मनुष्य की सेब के बीच के आकार की वृक्कनुमा जो किडनी है उनका प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और प्रत्येक का भार लगभग कितना होता है? 160 ग्राम होता है। किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को पेरिटोनियम कहा जाता है। यानी पेरिटोनियम सुरक्षात्मक आवरण शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो वृक्क या किडनी के चारों ओर पाया जाता है। इसी प्रकार शरीर के कई अन्य सुरक्षात्मक आवरण भी हैं, जैसे मस्तिष्क के चारों ओर जो पाया जाता है वो मेनिनजिस होती है, जो सुरक्षात्मक झिल्ली होती है। और हृदय के चारों ओर जो पाए जाते हैं वो पेरिकार्डियम पाया जाता है। तो हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम है, मस्तिष्क के चारों ओर मेनिनजिस है। उसी प्रकार वृक्क या किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को पेरिटोनियम के नाम से जाना जाता है। तो एक जोड़ी मनुष्य में कौन हो गया? वृक्क या किडनी हो गई। इसके पश्चात दोनों किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती हैं, यूरेटस निकलती हैं। तो मनुष्य में कितनी मूत्रवाहिनी पाई जाती है? तो एक जोड़ी। यानी मनुष्य में मूत्रवाहिनी कितनी है? एक जोड़ी। और उसके पश्चात दोनों मूत्रवाहिनियाँ एक थैलीनुमा रचना में खुलती हैं, जिसे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। तो मनुष्य मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कितने माने गए? एक है। और मूत्राशय एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर की ओर होता है, जिसे मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा कहा जाता है। तो मनुष्य के जो वृक्क संबंधी उत्सर्जन तंत्र है उसके कुल यदि हम लोग 5 भाग देखते हैं तो एक जोड़ी किडनी और एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, साथ में एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा होता है। तो ये मनुष्य के वृक्क की जो तंत्र है उस संदर्भ में मुख्य 5 अंग हैं। इसके पश्चात हम लोग यदि वृक्क का आंतरिक भाग देखते हैं तो प्रत्येक वृक्क का विभाजन 2 भागों में किया गया है। इसका बाहरी भाग जो होता है वो उत्तल होता है
उत्तर, यानी वृक्क का बाहरी भाग कैसा होता है? उत्तल होता है, जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, यानी बाहरी भाग उत्तल को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। और जबकि जो भीतरी भाग होता है वो अवतल होता है, और इस भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है, यानी बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। यानी वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है तो कॉर्टेक्स, और वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है तो मेडुला कहलाता है। और मेडुला के यानी वृक्क के अवतल भाग पर ही कुछ शंकुनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या लगभग 6 से 10 तक मानी जाती है, यानी शंकुनुमा रचनाएं वृक्क में कितनी लगभग होती है? 6 से 10, और इन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये 4 से 2 6 पिरामिड इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं वृक्क में। तो वृक्क में पिरामिड की संख्या लगभग होती है 6 से 10, और ये पाए जाते हैं वृक्क के अवतल भाग में, यानी कॉर्टेक्स के मेडुला में पाए जाते हैं। और प्रत्येक शंकु से नलिकाएं निकलती हैं जो वृक्क के पेल्विस में क्या करती हैं? आगे चलकर प्रवेश करती हैं। वृक्क का जो बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और कॉर्टेक्स वृक्क के अंदर की मेडुला में फंस करके अंगुलीनुमा रचनाओं के संदर्भ में इस तरह से स्तंभ के रूप में विभाजित होती हैं, और ये सभी रचनाएं जो शंख को यानी पिरामिड्स को एक दूसरे से अलग अलग करने का कार्य करती हैं, इन्हें रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी कहा जाता है। रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी यानी रीनल के स्तंभ, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी यानी रीनल के स्तंभ। अच्छा, में सीधे सीधे प्रश्न रहता है कि रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी किस अंग में पाई जाती है? तो वृक्क में पाई जाती है। और वृक्क के किस भाग में? तो कॉर्टेक्स में पाई जाती है। कॉर्टेक्स एक क्षणकुमार रचना के रूप में पिरामिड के बीच में धंसकर रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी का निर्माण करती है। तो ये मनुष्य के वृक्क का आंतरिक भाग, जहाँ पर हमने बाहर की तरफ देखा था हम लोगों ने कॉर्टेक्स, जबकि अंदर की तरफ कौन है? मेडुला हिस्सा होता है। इसके पश्चात दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण था कि मनुष्य के शरीर में प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितनी? 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। वृक्क नलिकाएं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो वृक्क नलिकाएं प्रत्येक वृक्क में पाई जाती हैं लगभग 10 लाख, और ये महीन कुंडलित नलिकानुमा रचना के रूप में होती हैं, और जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। इन्हें यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स भी कहा जाता है, और ये मनुष्य के वृक्क की यानी गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो कौन? नेफ्रॉन्स है। इसी प्रकार एक कन्फ्यूजन करता हुआ शब्द है जो न्यूरॉन्स है, तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की इकाई है, यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? न्यूरॉन्स है। जबकि मनुष्य के वृक्क, गुर्दे या किडनी की इकाई है वो किसे माना जाता है? नेफ्रॉन्स को माना जाता है। और मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन्स की संख्या लगभग कितनी होती है? 10 लाख होती है। और नेफ्रॉन्स संरचनात्मक इकाई होने के साथ साथ वृक्क की क्रियात्मक इकाई भी है। तो यदि हम लोग नेफ्रॉन्स की संरचना के संदर्भ में देखते हैं तो प्रत्येक वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक वोमेन कैप्सूल होता है, और साथ ही इसमें पीछे का एक कुंडलित भाग होता है। और वोमेन कैप्सूल यानी वृक्क नलिका के भागों पर हम लोग देखते हैं तो एक भाग इसका ग्लोमेरुलस कहलाता है, ग्लोमेरुलस, और नीचे कपनुमा जो रचना होती है उसे वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट कहा जाता है। यानी वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल पर ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? वृक्क नलिका में या नेफ्रॉन्स में पाए जाते हैं। और ग्लोमेरुलस में 2 प्रकार की विशेष धमनिकाएं पाई जाती हैं। अविवाही धमनिका, एक धमनिका कौन सी पाई जाती है? अविवाही, जिसे एफेरेंट आर्टियोल कहा जाता है। और दूसरी पाई जाती है अपवाही धमनिकाएं। दूसरी कौन सी पाई जाती है? अपवाही। तो अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। सीधे परीक्षा में प्रश्न रहता है कि एफेरेंट आर्टियोल्स और इफेरेंट आर्टियोल्स पाई जाती हैं या अविवाही धमनिकाएं और अपवाही धमनिकाएं पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? वृक्क के ग्लोमेरुलस में पाई जाती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अविवाही धमनिका का व्यास अधिक होता है, यानी अविवाही धमनिका यानी एफेरेंट जो आर्टियोल होती है उसका व्यास क्या होता है? अधिक होता है, और जबकि अपवाही का व्यास क्या होता है? कम होता है। और इस कारण दाब के परिवर्तन के चलते ग्लोमेरुलस में अपने आप स्वतः धीरे धीरे क्षमता रहता है। तो ग्लोमेरुलस में अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, और इनके संदर्भ में अविवाही धमनिका का जो व्यास होता है वो अधिक माना जाता है। इसके पश्चात जो नीचे का हिस्सा वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल कहलाता है, जहाँ पर रुधिर छन छन कर आता है, और वोमेन कैप्सूल के पिछले के नीचे के कुंडलित भाग को हेनले लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनले लूप कहा जाता है, हेनले लूप। तो जो वृक्क नलिका है उसे मुख्यतः यदि हम लोग देखते हैं तो 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वोमेन कैप्सूल है और दूसरा
वृक्क नलिका का पिछला हिस्सा है, जो नलिकाकार ट्यूबुलर होता है, जिसमें यदि हम लोग देखते हैं तो 3 भाग देखे जा सकते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रथम स्थान पर देते हैं, तो कौन सा? समीपस्थ यानी समीप स्थित समीपस्थ कुंडलित नलिका। और मध्य का जो यू आकार का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है हेनले लूप, जबकि अंतिम हिस्से को क्या कहा जाता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इस प्रकार मनुष्य की जो वृक्क की संरचना है उसमें मुख्य रूप से वोमेन संपुट है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलर विशेष प्रकार की धमनिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जहाँ पर रुधिर अविवाही धमनिका के द्वारा लाया जाता है और अपवाही धमनिका के द्वारा रुधिर क्या किया जाता है? ले जाया जाता है। और साथ ही इसमें वोमेन कैप्सूल का जो पिछला हिस्सा है वो एक ट्यूब नुमा रचना के रूप में होता है, जिसके मध्य के कुंडलित यू आकार के भाग को हेनले लूप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क यानी प्रत्येक किडनी पर ऊपर की ओर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि रीनल पर स्थित होने के कारण उसे अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और मनुष्य की जो दोनों किडनी हैं उनसे एक मूत्र वाहिनी निकलती है, जो मूत्राशय में क्या करती है? प्रवेश करती है। यानी दोनों ओर की मूत्र वाहिनियाँ आगे चलकर मूत्राशय में प्रवेश करती हैं और मूत्राशय में मूत्र एकत्र होता है। इन मूत्र का एकत्रण कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है। मूत्राशय की दीवारों में क्रमानुकुंचन की गति पाई जाती है और धीरे धीरे मूत्र इसमें इकट्ठा होता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात मूत्र का शरीर से बहिर्गमन किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग ये देखा हम लोगों ने कि किस तरह से मनुष्य के शरीर के उत्सर्जन गुर्दे के संदर्भ में एक जोड़ी वृक्क हैं, प्लस अगर महत्वपूर्ण देखते हैं तो एक जोड़ी मूत्र वाहिनी है जिन्हें यूरेटर्स कहा जाता है, एक यूरिनरी ब्लैडर है, वृक्क के चारों ओर पाया जाने वाला सुरक्षात्मक आवरण पेरिटोनियम है, पिरामिड्स नामक रचनाएं हैं, रीनल कॉलम ऑफ वर्टिनी है, साथ में वोमेन कैप्सूल और हेनले लूप। और वोमेन कैप्सूल में पाया जाने वाला अविवाही और अपवाही धमनिकाओं का जो समूह है, विशेष प्रकार की धमनिकाओं का गुच्छा है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था ग्लोमेरुलस। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग मूत्र के निर्माण और साथ ही मूत्र का शरीर से उत्सर्जन किस प्रकार से होता है उस पर चर्चा करेंगे, और मूत्र का निर्माण अमोनिया और यूरिया किस तरह से शरीर से विस्तारित की जाती है इस पर नेक्स्ट लेक्चर पर चर्चा करेंगे।